तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड में टू डायमेंशनल एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन दी हुई है, और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स प्रॉब्लम कैन बी कंसीडर्ड to be two dimensional if we are able to make reasonable assumption. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, assumption, और यही वर्ड साइंस को इंजीनियरिंग से डिफरेंशिएट भी करता है, assumption. To simplify the problem, we always make some assumption about the variation of unknown parameters in the third dimension. तो अभी तक हमने जो फर्स्ट एलिमेंट देखा, जिसमें आपने बार देखा, बीम देखा और फ्रेम एलिमेंट था, एक्चुअल में बीम 3D ऑब्जेक्ट है, बट मैंने उसका एक पैरामीटर आई कंसीडर कर लिया और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, तो उसको मैंने आई विल बी एबल टू ड्रॉ अ लाइन एंड उसको मैंने बोला दिस इज द बीम एलिमेंट. बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें आपको सिंपल वन डायमेंशनल एलिमेंट कंसीडर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता. रीजन, उसमें जो फील्ड वेरिएबल है जिसका वेरिएशन मोर देन वन डायरेक्शन में होता है. मतलब अभी तक जो मैंने जो बार देखा उसका जो वेरिएशन था फील्ड वेरिएबल का वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा था. अब ऐसे प्रॉब्लम आएंगे सामने जिसमें जो वेरिएशन है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होगा. बीम एलिमेंट में भी जो वेरिएशन था वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव था मोमेंटम. फ्रेम एलिमेंट क्या था, हमने उसको ज्वाइन कर दिया था अजम्पशन लेके कि ये बार और बीम का कॉम्बिनेशन है, तो ज्वाइन करके उसको वन डायमेंशनल में कन्वर्ट किया था. वही जहां तक पॉसिबल हो वन डायमेंशनल में काम करना चाहिए, बट ऐसा प्रैक्टिकल केस में प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है ऑलवेज. तो देखते हैं बीम एलिमेंट क्या है. तो ब्रॉडली बीम एलिमेंट को टू डायमेंशनल एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है कांस्टेंट, प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम एंड प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है. प्लेन स्ट्रेस, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछता है. तो इमेजिन अ रोटेटिक इम्पेलर, और आपने जो गायरोस्कोपिक फिफ्थ सेमेस्टर में गायरोस्कोपिक का एक्सपेरिमेंट किया है डॉम में, उसकी डिस्क एज्यूम करो, सॉलिड डिस्क एज्यूम करो. आपको सभी को याद होगी, लैब में आप गए हुए हैं. तो वैसे कुछ यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है. अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेटिंग इम्पेलर डिस्क यू कैन एज्यूम इट, तो इसका जो मेनली जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में होगा. इसका जो थर्ड डायमेंशन है दैट इज जेड डायरेक्शन, वो इन कंपेरेटिव एक्स और वाई डायमेंशन काफी कम है. तो यहाँ पे जो एजम्पशन क्या ले लिया गया कि इसका जो भी वेरिएशन है इन द जेड डायरेक्शन वो जीरो आ रहा है. टॉप एंड बॉटम फेसेस, ये इधर कर्सर रेड है अभी, ये हो गया टॉप और बॉटम फेसेस राइट साइड कर्सर में. इसमें ना कोई भी स्ट्रेस एक्ट नहीं हो रहा है. ये डिपेंड कर रहा है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं इसको अगर रोटेट करूंगा तो इसमें जो स्ट्रेस हो रहा है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में लग रहा है, जेड डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं आ रहे हैं. जैसे कार की बॉडी का जो शीट होता है वो 0.1 mm से 0.5 mm या 1 mm तक जाता है. तो देखा जाए तो अगर मैं उसमें कार की बॉडी में परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूं तो कार की जो बॉडी है वो डिफ्लेक्ट होगी. बट जब कार चलती है तो उसमें कितना लोड आता है तब भी वो उसको लोड को वो जो कार की बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. रीजन उसका वही है कि उसको जो जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया है उसके लिए वो सेफ है. उसमें नॉर्मल स्ट्रेस के लिए डिजाइन नहीं किया गया, उसको वो शेयर फ्लो के लिए डिजाइन किया गया है. तो वैसे ही एजम्पशन यहाँ पे ले लिया मैंने कि अबाउट दी जेड एक्सिस, ये जो एक्सिस होगा ये दिस इज द जेड एक्सिस, यहाँ पे इसका जो शेयर स्ट्रेस है डिस्ट्रीब्यूशन वो जीरो है. तो अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जीरो है तो टाउ जेड, सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड विल बी जीरो. तो इसमें सिर्फ 3 ही स्ट्रेस बचते हैं जो इसका इफेक्टिव इसको डिफॉर्मेशन या जो भी इसमें एप्लीकेशन है उसके लिए एप्लीकेबल होंगे. एक्स वाई नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस इन एक्स वाई डायरेक्शन. ये है इसका मटेरियल प्रॉपर्टी, जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ रेड डायरेक्शन से, रेड मार्क से. ये इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी है, आइसोट्रोपिक मटेरियल प्रॉपर्टी. इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कहाँ से ये डेवलप हो रहा है. ये अगर म्यू को हटा दूं मैं, म्यू इज द पॉइजन रेशियो, तो सिंपल ये ई बन जाएगा. सिंपल ये ई बन जाएगा. देखो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू, इफ यू टेक म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ वन डायमेंशन की बात करें तो 0 0 म्यू 0 1, यहाँ पे 1 आ गया, हाफ जो भी है, और यहाँ पे 0, तो ये सिंपल ई हो जाएगा. तो ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन. इनटू तो स्ट्रेस इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स और मटेरियल प्रॉपर्टी मैट्रिक्स इनटू स्ट्रेन. अब यहाँ पे ये टर्म है ये प्री स्ट्रेन, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेन में है तो वो माइनस कर रहा है
प्री स्ट्रेन और नेक्स्ट आपने जो लोड लगाया उसके बाद जो स्ट्रेन आया वो रिजल्टेंट है। अपन स्ट्रेन को नेग्लेक्ट करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ यहाँ तक देखेंगे। तो प्लेन स्ट्रेस मींस व्हाट, एक्स और वाई डायरेक्शन में ही स्ट्रेस एप्लीकेबल है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू नहीं आ रही। ये हो गया प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम में। एक मैंने डाउनलोड किया है नेट से आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए। ये शीट है, मान लो आपका मेटल शीट है, इसमें जो भी स्ट्रेस लग रहा है वो वाई डायरेक्शन और ये लग रहा है नॉर्मल टू दी प्लेन, स्ट्रेस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जेड डायरेक्शन की स्ट्रेस को हम लोग जीरो ले सकते हैं। प्लेन स्ट्रेस, नो जेड स्ट्रेस, सिंपल डेफिनेशन में नो जेड स्ट्रेस। अब जेड स्ट्रेस नहीं है तो टाउ एक्स जेड टाउ वाई जेड भी नहीं होगा, तो सिर्फ आपके पास तीन ही कंपोनेंट आएंगे, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई। ये हो गया प्लेन स्ट्रेस। यहाँ पे अजम्पशन है कि अपन एज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो थिकनेस है वो बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं, सो वी कैन नेग्लेक्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्लेन, ये आगे मैंने नेट से लिया है डेफिनेशन, ऐसा कुछ ब्रैकेट है, देखिए इसकी थिकनेस है ये, तो थिकनेस जेड डायरेक्शन में एज्यूम किया हुआ है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो जो भी डिफ्लेक्शमेंट आ रहा है वो एक्स वाई डायरेक्शन में हो रहा है, जेड में नहीं हो रहा है। ऑल्दो आपको पॉइजनस रेशियो कंसीडर कर रहा है तो हल्का सा डिफॉर्मेशन जेड में होगा, बट वो नेग्लिजिबल है इन कंपेरेटिव एक्स और वाई डायरेक्शन, इसलिए उसको अपन ने हटा दिया है। नेक्स्ट आते हैं प्लेन स्ट्रेन। अब प्लेन स्ट्रेस में एक रॉड एज्यूम करो, शाफ्ट एज्यूम करो व्हिच इज रोटेटिंग इट्स अबाउट जेड एक्सिस, कोई भी शाफ्ट। तो जब इसको रोटेट करोगे तो जो जेड डायरेक्शन में इलोंगेशन या जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कंपैरेटिवली एक्स और वाई डायरेक्शन में नेग्लिजिबल होगा। मैं डेफिनेशन रीड करता हूं, द लेंथ ऑफ मेंबर इज सो लॉन्ग that it is reasonable to assume that longitudinal stress in z direction in this case to be zero in comparison with, कुछ ना कुछ तो होगा, but comparison with x और y डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है जीरो है, उसमें assume कर लिया हुआ है, that is torsion of a long uniform shaft। so तो वही जो स्ट्रेन जीरो हो गया, सिग्मा z जीरो, तो गामा उसका जो कंपोनेंट है अदर डायरेक्शन में एक्स जेड और वाई जेड, इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ तीन ही वैल्यू आएगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन लीनियर एंड ट्रांसफर, ये आपका हो गया एक्स वाई यहाँ। तो इस पहले वाले प्रॉब्लम में प्लेन स्ट्रेस के प्रॉब्लम में और प्लेन स्ट्रेन में आपका डी मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, इसका डेरिवेशन मैंने बोला जैसे आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो ये क्लियर होगा। ये तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, पहला क्या, व्हाट इज प्लेन स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस में क्या होगा, एक्स और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस, जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होगा अदर टू डायमेंशन, और प्लेन स्ट्रेन में क्या है, किसी एक डायरेक्शन का जो इलोंगेशन है वो नेग्लिजिबल होगा अदर टू डायरेक्शन से। मैट्रिक्स चेंज होता है इसमें, ये दोनों मैट्रिक्स, ये डी मैट्रिक्स फॉर, ये डी मैट्रिक्स है फॉर प्लेन स्ट्रेन, और जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने शो किया था वो था प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है ज्योमेट्री अप्रोक्सीमेशन एंड फील्ड वेरिएबल। अप्रोक्सीमेशन का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये ब्रैकेट एक्चुअल में 3D है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में और दिखाऊंगा अप्रोक्सीमेशन ज्योमेट्री का क्या मतलब हो रहा है। ब्रैकेट में एक्चुअल 3D है, बट इसका जो जेड डायमेंशन है वो काफी कम है कंपैरेटिवली एक्स और वाई डायरेक्शन। ये अगर मैं एक्स और वाई इसको एज्यूम करूं तो इसके कंपैरेटिवली जो जेड डायरेक्शन है वो काफी कम है। तो जब मैं मॉडलिंग करूंगा एनसिस में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो मैं जेड डायरेक्शन को ना लेके सिर्फ ये लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जेड डायरेक्शन बहुत कम है, तो जेड डायरेक्शन की थिकनेस को हटा दिया मैंने, मतलब वो प्रॉब्लम बन गया प्लेन स्ट्रेस का प्रॉब्लम। और इसका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ एक्स वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ये फोर्स से मुझे समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जेड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो और उसकी थिकनेस बहुत कम है, तो मैंने इसको हटा के इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया 2D मॉडल में। सबसे बेस्ट वे मॉडलिंग का क्या होता है, 3D, बट आपको 3D में टाइम चाहिए, कैलकुलेशन टाइम चाहिए, और आपको कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। तो सबसे बेटर वे क्या है कि आप उसको रिड्यूस करके 2D में करो, और बेस्ट ऑप्शन क्या है उसको 1D में कर लो, ताकि आपका जो कैलकुलेशन टाइम है वो सेव हो जाए।
तो ऐसे कई प्रॉब्लम आते हैं जिसको हम लोग 2D में कर सकते हैं, 1D में कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं जिसको हम लोग कोई ऑप्शन नहीं रहता तो 3D में ही सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया, मैंने 3D को 2D ज्योमेट्री में एज्यूम कर लिया। ये होल है, ये मटेरियल है, यहाँ पे पूरा फोर्स अप्लाई हो रहा है इस होल पे, 2D। अब इसको एलिमेंट में डिवाइड करना है, तो जब मैंने लाइन एलिमेंट सिंगल एलिमेंट लिया, सिंपल लाइन एलिमेंट था, बार एलिमेंट में या बीम एलिमेंट में, बट ये 2D ज्योमेट्री है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लाइन नहीं ले सकता, मुझे ऐसे कुछ ज्योमेट्री लेनी पड़ेगी, एलिमेंट डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसको मुझे अब अगर ब्रेक करना है तो कुछ ऐसा ब्रेक करूंगा, कुछ ऐसा ब्रेक करूंगा, कुछ ऐसा ब्रेक करूंगा, ऐसा ब्रेक करूंगा, जहां जहां पॉसिबल है मुझे एजम्पशन लेने पड़ेंगे। तो जो बेसिक एलिमेंट होता है वो है ट्राइंगुलर एलिमेंट, 3 नोड ट्राइंगुलर एलिमेंट, 1 2 3 नोड ट्राइंगुलर एलिमेंट, और क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट, 1 2 3 4 नोड क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट, बेसिक 2D एलिमेंट है। इसका हायर साइड में देखोगे तो ये यहाँ पे आ गया 6 नोड ट्राइंगुलर एलिमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे एजेस जो है, सपोज 1 और 2 एज है, इसका जो अप्रोक्सीमेशन है वो लीनियर है, बट यहाँ पे जो 1 और 2 एज है, इसका जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्वाड फॉर्म में है, जैसे हमने बार एलिमेंट में देखा था, 2 नोड बार एलिमेंट और 3 नोड बार एलिमेंट, उसका बेसिक इक्वेशन चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स ये ज्यादा अप्रोक्सीमेट आंसर प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू लीनियर बार एलिमेंट। वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्वाड अप्रोक्सीमेशन है, ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल मींस 4 नोड एलिमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है कैंटिलीवर बीम का, जिसको मैंने 1D में सॉल्व किया, 2D में सॉल्व किया और 3D में भी सॉल्व किया। 3D का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे अभी लेक्चर के लास्ट में। तो मैंने यहाँ पे अजम्पशन क्या लिया, एक्चुअल में कैंटिलीवर बीम कैसी होगी, ऐसी होनी चाहिए, जिसका लेंथ है ये, विड्थ और हाइट है, और यहाँ पे एंड फिक्स्ड है, और यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया एट दी फ्री एंड पी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसको अगर मुझे 3D में सॉल्व नहीं करना है तो मैं इसको किस में सॉल्व करूंगा, 2D में या 1D में? तो क्या 1D में सॉल्यूशन पॉसिबल है? यस, अगर मेरे पास बीम एलिमेंट है, 1D का बीम एलिमेंट है, तो इट इज पॉसिबल इन 1 डायमेंशनल। तो वहां पे क्या इन बेसिक इनपुट हो जाएगा मेरा, जैसे मैंने 3D में यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई किया बी और एच, बेस एंड हाइट, तो बेस और हाइट के बेसिस पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा इसका आई, PHQ/12, बट यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है तो इसका वो आई नहीं ले पाएगा, तो मुझे इसका आई स्पेसिफाई करना पड़ेगा सिस्टम को, तो वो ऑटोमेटिक फिर इसको मटेरियल प्रॉपर्टी ई और बाकी जो चीजें हैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व करके आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रॉब्लम को 1D में ना कि 2D में सॉल्व करूं, ये देखो मैं 2D में इसको सॉल्व किया है, 2 तरह के एलिमेंट लिए हैं मैंने, इसमें आपको मिक्स दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर दिख रहा होगा एलिमेंट और क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल का जो बेस्ट शेप होता है वो है आपका रेक्टेंगुलर, और ट्रायंगुलर का जो बेस्ट शेप है वो है आपका वो 3 साइड इक्वल रहेंगे, क्लेटर ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मिक्स लिया है, यहाँ पे सिर्फ आपका ट्रायंगुलर एलिमेंट लिया हुआ है इसको डिवाइड करने के लिए, तो मैंने ये कैंटिलीवर बीम ही बनाया, बट अजम्पशन यहाँ पे क्या है, मैंने 2D लिया है, मतलब इसकी हाइट नहीं दी मैंने, तो मुझे सिस्टम को हाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि ये फोर्स के अकॉर्डिंग ये इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे, ये भी ऐसे ही हो रहा है डिफ्लेक्ट, और ये तो एक्चुअल 3D ही है जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये इस तरह से आप प्रॉब्लम को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। आप जब एनसिस में काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे आएगा कि कब 2D लेना है, कब 3D लेना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज पाइप फ्लो, लेमिनार फ्लो है, एक इनलेट है, आउटलेट पाइप से फ्लो हो रहा है, तो उसको या तो कंप्लीट 3D बनाओ या 2D बना लो। 3D बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइप 3D ही होती है, बट जब 2D बनाऊंगा तो क्या सॉल्व कर सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स, सपोज ये पाइप है, ये हो गया आपका इनलेट, ये हो गया आउटलेट, तो फिजिक्स मैच होना चाहिए। मुझे मालूम है
अगर मैं इसको 2D पाइप बना के सॉल्व करता हूं और किसी एक प्लेस पे इसका वेलोसिटी प्रोफाइल निकालता हूं तो वो पैराबोलिक आना चाहिए, जबकि एक्चुअल में जब 3D की बात करूंगा तो वो क्यूब पैराबोलाइड आना चाहिए, एक 3D इमेज बननी चाहिए ऐसा। बट कोई भी सेक्शन आप कट करोगे अलोंग दिस एक्सिस तो आपको सेम प्रोफाइल मिलेगा। तो यस, मैंने ये समझ लिया कि इसका जो फिजिक्स है वो मुझे परमिट कर रहा है कि प्रॉब्लम को 3D से ना सॉल्व करके 2D में सॉल्व किया जा सकता है। एक और प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लूं मैं, अगर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, मिक्सिंग ऑफ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर फ्लूइड, ये यहां से हॉट वाटर आ रहा है, यहां से कोल्ड वाटर आ रहा है और यहां से आपका मिक्स होके जा रहा है, इसका मुझे मिक्सिंग देखना है। तो यस, मैं इसको भी 2D में सॉल्व कर सकता हूँ, 3D में भी कर सकता हूँ सॉल्व, बट मुझे देखना पड़ेगा कि 2D में सॉल्व करने पे मुझे क्या क्या रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि 3D से मिल सकते हैं। अगर मुझे उस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है तो मुझे 3D में ही करना पड़ेगा, नहीं तो आई कैन सॉल्व इट 2D। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, मैं इसको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करता। नाउ नेक्स्ट है आपका, आपने अभी तक क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटरल, अपना ज्योमेट्री अप्रोक्सीमेशन कि मैंने अकॉर्डिंग टू प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम ज्योमेट्री कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो ये एग्जांपल है प्लेन स्ट्रेस का, इसमें मैंने जेड डायरेक्शन की थिकनेस को हटा दिया। नाउ अब ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दी 2D एलिमेंट। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट, हमारा मेन एम वही शेप फंक्शन फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट आगे के वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। तो शेप फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले फर्स्ट टास्क है मेरा कि एक एलिमेंट कंसीडर करूं और एलिमेंट में कितने वेरिएबल हैं। मैंने ट्रायंगुलर एलिमेंट लिया हुआ है तो 3 नोड ट्रायंगुलर एलिमेंट, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो सभी नोड्स पे 2 वेरिएबल आएंगे, u1 एंड v1। u1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एंड v1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, टोटल 6 हो जाएंगे। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, अगर ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफर है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा t, t1, t2, t3। तो इसको मैं इन जनरल t के लिए सॉल्व करता हूँ, फिर इसको कन्वर्ट कर दूंगा u और v के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे t के लिए सॉल्व करो या u के लिए सॉल्व करो या v के लिए, आप अल्टीमेटली प्रोसीजर वही पूरा सेम हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे t के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 वेरिएबल है, t1 t2 t3, टेम्परेचर एट 0.1 0.2 0.3। तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, सिंपल। तो माय जम्पशन इज व्हाट, c0 प्लस c1x प्लस c2y, ये लीनियर ही है, बट यहाँ पे 3 टर्म आपको देना पड़ेगा, एक x से डिपेंडेंट है और c1 को अगर मैं छोड़ू तो ये y से डिपेंडेंट है लीनियर ही। c0 प्लस c1x इट इज लीनियर एंड c0 प्लस c2x और c2y इट इज आल्सो लीनियर, ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। हाँ, अगर इसका मैं क्वाड करता तो c1 प्लस c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3y प्लस c4x y स्क्वायर, ऐसा टर्म आता। ठीक है, अब व्हेन यू पुट, ये अपन बात कर रहे हैं अभी ग्लोबल कोऑर्डिनेट में ना, कि एलिमेंट है ये आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, ये 0 0 है, तो यहां से इसकी लोकेशन है x1 y1, 0.2 की लोकेशन है x2 y2 एंड 0.3 की लोकेशन है x3 y3। तो व्हेन यू पुट कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ 0.1 इन द इक्वेशन, तो यू विल गेट इस फंक्शन में t1, तो c0 प्लस c1x1 plus c2y1 is equal to t1. Similarly for 0.2 and 0.3, this is the equation, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो t1 t2 t3 is equal to c0 c1 c2 ब्रैकेट 1 1 1 x1 y x1 x2 x3 y1 y2 y3, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब मुझे c0 c1 एंड c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने इसका इनवर्स ले लिया। We know the formula for inverse, adjoint of the matrix divide by determinant। determinant तो वही सिंपल हो जाएगा, ये adjoint अगर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा देखना। अगर मुझे इसका adjoint चाहिए, adjoint चाहिए, तो x2
y3 माइनस y2 x3, ये टर्म x2 y3 माइनस x3 y2। सिमिलरली इसके लिए करना हो तो y2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू y3, सिंपल। इसके लिए करना हो तो, इस एलिमेंट के लिए करना हो तो x3, अब आप बाकी वो लगा लेंगे, ij वाला जो -1 होता है, आंसर यही मिलेगा। ये हो गया। जब मुझे यहाँ पे एडजेंटिव और ये मिल गया, जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे फाइनली ये मिल जाएगा। C1 की वैल्यू, C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मैंने डिस्कस किया अभी, x2 y3 माइनस y2 x3। यहाँ पे आ गई। एडजॉइंट ऑफ दिस एलिमेंट क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3। एडजॉइंट ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट, x3 माइनस x2। तो C0 इज इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू, यहाँ पे जो एडजॉइंट आया था, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डिवाइड बाय दिस वैल्यू। डिटरमिनेंट इसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द डिटरमिनेंट। ये किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जब मुझे C0, C1, C2 मिल गया तो मैंने इसको पुट कर दिया मेन इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे ये फॉर्म मिल गया। तो अब आई नो दी बेसिक जो फील्ड वेरिएबल इक्वेशन है, उसमें जो आपका जो फील्ड वेरिएबल है T1, T2, T3, या फिर U1, U2, U3, या फिर V1, V2, V3, जो भी आप ले रहे हो, उसके साथ जो टर्म एसोसिएटेड है विच इज कॉल्ड N1। फर्स्ट के साथ N1, सेकंड के साथ N2, थर्ड, इसको बोलते हैं शेप फंक्शन। तो इन जनरल जो शेप फंक्शन है वो क्या हो गया, ये मैट्रिक्स बन गया फॉर ट्रायंगुलर एलिमेंट। इसको कैसे रीड करेंगे, देखिएगा N1 तो अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1 डिवाइड बाय 2 डेल, डेल सभी में कॉमन है। N2 की बात करेंगे तो अल्फा 2। अब अल्फा 2 क्या है, तो देखना यहाँ पे अल्फा 2, तो 1 2 3 याद रखो। अल्फा 2 इज इक्वल टू, अल्फा 2 इज इक्वल टू x3 y1 माइनस इस ऑर्डर में। तो मैं लिख देता हूं फिर से यहाँ पे समझने के लिए, 1 2 3। तो जब अल्फा 2 की बात करूंगा तो 3 1 का कॉम्बिनेशन आएगा, 3 1 1 3, अल्फा 2 3 1 2 3 1, ये गामा 2 तो 3 1, सिंपल है, इस टाइप का आएगा। अब अल्फा 3 बोलूंगा तो अल्फा 3 मतलब 3 के बाद आएगा 1 2, तो 1 2 कॉम्बिनेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो x1 यहाँ लिखता हूं, x1 y2 x2 y1, सिंपल है। यहाँ पे 3 लिखा मैंने, अगर यहाँ पे 3 लिख दूंगा अल्फा 3 के लिए या बीटा 3 के लिए, तो ये 3 के बाद 1 2, तो y2 y1 y3 y2। अब यहाँ पे 3 लिख दिया मान लो मैंने गामा 3 के लिए, तो ये 1 और ये 2, सिंपल है। तो 3x1 x2, ये उसी सीक्वेंस में चलेगा, 1 2 3 वाले सीक्वेंस। आपको ये याद रखना है, शेप फंक्शन मैट्रिक्स, इन जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, तो मैंने इसी मैट्रिक्स को अब जो मैंने पहले टी के फॉर्म में लिखा था, अब उसको यू और वी के फॉर्म में लिख रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिएगा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपने यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे यू लिख दो। तो u एक्स वाई इज इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3, यह भी लिखा हुआ है वहां पे ये चीज। एंड फॉर v भी वही हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन दोनों के लिए सेम ही आने वाला है। यहाँ पे v1 लिया मैंने, यहाँ पे u1 लिया, तो अब यहाँ पे अगर इसको u के लिए सॉल्व करता हूं तो x1 y1, तो u1 इज इक्वल टू हो जाएगा c0 प्लस c1 x1, सेम वैसे ही v के लिए होगा, इसलिए वहां पे मैंने दोनों को साथ में लिख दिया है। अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन होगा। क्यों, यहाँ पे जो प्रीवियस स्लाइड में आ रहे हैं, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, टी के फॉर्म में टी T1 T2 T3, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, T1 T2 एंड T3, ऐसा मैट्रिक्स बनता। अब
हालांकि अब जब नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पे टोटल 6 वेरिएबल है, तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, u1 v1 u2 v2 u3 v3। तो उसके अकॉर्डिंग शेप फंक्शन भी चेंज होगा, कैसे, n1 इंटू u1 प्लस 0 इंटू v1, 0 आ गया। अल्टीमेटली मुझे इस दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो u के लिए जब बात करूंगा तो n1 इंटू u1 ये हो गया फर्स्ट टर्म, इंटू 0 इंटू v1 हट गया, फिर n2 इंटू u2 दिस इज द सेकेंड टर्म, 0 हट गया, n3 इंटू u3 थर्ड टर्म, ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये जो है। अब v के लिए बात करूंगा, v इज द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, तो 0 इंटू u1, क्योंकि मुझे यहाँ पे v में u का टर्म नहीं है, लाइक u में v का टर्म नहीं था, इसलिए मैं आप जहां जहां पे v का टर्म आ रहा है, जैसे n1 u1 0 इंटू v1, सेकेंड लाइन देखो 0 इंटू u1 n1 इंटू v1 0 इंटू u2 n2 इंटू v2, तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट फील्ड मैट्रिक्स। हियर दिस इज द शेप फंक्शन मैट्रिक्स फॉर u1 v1 स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो दो वेरिएबल है u1 और v1, z1 नहीं है यहाँ पे, ओमेगा 1 नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन हमने ऑलरेडी 0 मान के चलना हुआ है, सिर्फ दो वेरिएबल आ रहे हैं प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम में। तो ये आपका हो गया, इसको हम लोग कांस्टेंट स्ट्रेन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ट्रायंगल सॉरी कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगल भी बोलते हैं, CST। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने जो फील्ड वेरिएबल का अप्रोक्सीमेशन किया है वो लीनियर है, फील्ड वेरिएबल का अप्रोक्सीमेशन लीनियर है। अब जब आप इसका स्ट्रेन निकालोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। स्ट्रेन इज व्हाट, du by dx। अब अगर फील्ड वेरिएबल u इज लीनियर तो उसका जो लीनियर का डेरिवेशन होता है कांस्टेंट, इसलिए यहां पे उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगल। तो ये हो गया डेरिवेशन 3 नोड ट्रायंगुलर एलिमेंट का, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो C0 C1 C2 की टर्म पे बाकी वैल्यू रख के निकालना है। आपको ये मैट्रिक्स याद भी रखनी है, अल्फा 1 बीटा 1 I1 और इस फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ताकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करो 5th यूनिट में तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम, बहुत फट से देखते हैं 4 नोड ट्रायंगुलर एलिमेंट। अब इसका जो डेरिवेशन है और जो प्रीवियस डेरिवेशन में मैं ये डिफरेंस दिया हूं कि हमने जो प्रीवियस डेरिवेशन किया है वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट में किया हुआ है और इसका डेरिवेशन हम लोग लोकल कोऑर्डिनेट में करेंगे। डिफरेंस, ग्लोबल कोऑर्डिनेट में जो भी डायमेंशन अपन काउंट कर रहे थे वो 0 से कर रहे थे, बट लोकल कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, विद इन दी एलिमेंट ओरिजिन एज्यूम कर लेंगे। इससे एडवांटेज क्या हो रहा है देखोगे आप खुद ही जब आप प्रीवियस को कंपेयर करोगे विद द नेक्स्ट वन। तो मैंने ट्रायंगुलर एलिमेंट ले लिया जिसका यहाँ पे नोड 1 2 3 4 बैठा दिया, तो इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट का लेंथ हो गया L एंड हाइट इज H। अब अगेन T के लिए बात करते हैं, फील्ड वेरिएबल T, सिर्फ ओनली T, तो यहाँ पे T1 T2 T3 T4। अब इसको 4 अननोन, तो वी नीड 4 बाउंड्री कंडीशन। C, अब बाउंड्री कंडीशन कैसे दे रहे हैं देखना, C0 C1x प्लस C2y प्लस C3xy, C3xy, this is the function to approximate 4 noded rectangular element। अब बाउंड्री कंडीशन पुट कर दिया मैंने, तो व्हेन यू पुट x, अब इसको बोला ना ये 0 0 हो गया क्योंकि इट इज द ओरिजिन फॉर लोकल कोऑर्डिनेट, तो व्हेन यू पुट 0 0 तो x0 y0 xy0, तो हो गया T1 इज इक्वल टू C0। लाइकवाइज T2 T3 T4, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, जो कि वहां पे इनवर्स काउंट करना पड़ा था। तो जो उसके लिए इनवर्स बनाना कितना मुश्किल होगा, 4x4 मैट्रिक्स बनेगा और उसका भी इनवर्स। यहाँ पे मैंने C0 C1 C2 C3 फाइंड आउट कर लिया, अब उसको मैंने अगेन इसमें पुट कर दिया। सर हाँ सर, इस हाँ, मतलब इसमें जो आपका स्क्वायर है उसमें जो 0.1 है वही ओरिजिन बन गया है क्या? वही ओरिजिन बना मतलब दिया। हाँ हाँ, तो एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई दोनों 0 हो गए। हाँ अब ठीक देखो है। ना, तभी तो यहाँ पे स्मॉल x लिया ना, और जबकि ये जो है वो कैपिटल X कैपिटल Y है, यहाँ पे स्मॉल x हो गया। तो मैंने हाँ सर C0 ठीक। C1 C2 C3 को पुट कर दिया बेसिक फील्ड वेरिएबल इक्वेशन में। जो वो वर्ड बोलता है ना फील्ड वेरिएबल, तो समझा करो ये इक्वेशन। अब T1 के साथ में जो टर्म है वो N1 हो गया, T2 के साथ जो टर्म है वो N2, सेम प्रोसीजर वही प्रीवियस से।
तीसरा जो टर्म है वो हो गया आपका n3 एंड n4, ये आपका हो गया मैट्रिक्स, शेप फंक्शन मैट्रिक्स फॉर वन फील्ड वेरिएबल। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो vu और y, vu और v के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेम बिल्कुल वही, u के लिए बात करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करो कि ये यहाँ पे u लिखा हुआ है और नेक्स्ट में एज्यूम करना यहाँ पे v लिखा हुआ है, तो u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n1 u1, u में v का टर्म नहीं आना चाहिए एंड v में u का टर्म नहीं आना चाहिए। n1 v1 0 इंटू v1 गया, n2 u2 0, n3 u3 0, n4 u4 एंड लाइक। तो ये जो दो डेरिवेशन मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ, आप मुझे कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए।